हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट। और 11th ज्योग्राफी में अपन जो पुस्तक पढ़ रहे थे उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में चैप्टर नंबर 5 आज अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है दोस्तों खनिज और सेलें। ये चैप्टर अपन आज क्लियर करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेलों के बारे में, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, खनिज यानी कि मिनरल्स, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी जो है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका 90% हिस्सा दोस्तों 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है। और ये 8 प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, इसके अलावा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इन 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर अपना जो है पृथ्वी का 98% हिस्सा बना है। अब दोस्तों, पृथ्वी का नहीं, सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्रस्ट की, भू प्रॉपर्टी की। यानी कि धरातल से नीचे दुर्लभता मंडल तक का जो हिस्सा है उसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, जो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इसका 98% हिस्सा किससे बना हुआ है? इन 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब से मिलकर बना है। आगे देखते हैं खनिज क्या होते हैं, खनिज किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन ऑफ मिनरल्स। क्या खनिज की डिफाइन कैसे करोगे आप लोग? तो खनिज दोस्तों प्राकृतिक एक संसाधन है, यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक संसाधन है, एक पदार्थ है जो या तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर अनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक भी हो सकता है या फिर अकार्बनिक उत्पत्ति का भी हो सकता है। दूसरा, इसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन और निश्चित रासायनिक संरचना होती है, जबकि इसका एक भौतिक गुणधर्म होता है, वही क्या कहलाता है? मिनरल्स यानी कि खनिज कहलाता है। दोबारा से देखते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति के पदार्थ जो जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और भौतिक गुणधर्म होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं अपन, यानी कि आदि अनादि काल से पढ़ते आ रहे हैं खनिजों के बारे में। जब इतने थे ना आप लोग, इतने थे, तब से खनिजों के बारे में पढ़ रहे हो आप लोग। तो खनिजों के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब इन सबको जानते हो। अच्छा, आगे देखते हैं कि अधिकांश जो खनिज होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। अधिकांश खनिज एक तत्व ही नहीं होते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो एक तत्व वाले होते हैं, जैसे कि आप बात करोगे सोना, चांदी, ग्रेफाइट। ये ऐसे खनिज होते हैं जो एक तत्व वाले खनिज होते हैं। देखो, अधिकांश खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक तत्व वाले खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी और ग्रेफाइट। अब आगे चलते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का वर्गीकरण। अब दोस्तों, एक खनिजों का वर्गीकरण भी आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो खनिजों का वर्गीकरण वो ही 2 भागों में बांटा जाना, धात्विक और अधात्विक। वे खनिज जिनमें धातु पाई जाती है वे धात्विक होते हैं, जिनमें धातु नहीं पाई जाती वो अधात्विक खनिज होते हैं। यानी कि जिस खनिज में धातु की मात्रा पाई जाएगी, धातु मतलब ऐसा पदार्थ जिसको पीटने पर फैलता हो, टूटता नहीं हो, वो कौन सा होता है? धात्विक। और ऐसा पदार्थ जिसको मारने पर, पीटने पर वो बिखर जाता हो, वो क्या होता है? अधात्विक, यानी कि उसमें धातु नहीं होती है। लेकिन धात्विक खनिजों को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि कुछ धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोहांश होता है, यानी कि लोहे की मात्रा होती है, जबकि कुछ धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोहांश नहीं होता, यानी कि उसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे कि लोहा धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज। तो लोहा धात्विक खनिज जिसमें लोहा पाया जाएगा, अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा, जैसे कि टिन, एल्यूमिनियम। और एक ऐसे खनिज भी होते हैं धात्विक जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत अधिक मूल्य वाले होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम। इधर अगर अपन देखें तो अधात्विक खनिज, यानी कि जिनमें धातु नहीं पाई जाती, जैसे कि गंधक, जिप्सम, फॉस्फेट, नमक, ये सब ऐसे खनिज हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती मेरे प्यारे बच्चों। आगे अपन देखते हैं खनिजों का जो भौतिक विशेषताएं होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों की भौतिक विशेषताएं। देखो, इंग्लिश बोलना सीख गया ना मैं धीरे धीरे। अच्छा, आप भी ट्राई करो, आप भी सीखोगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप भी ट्राई किया करो, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ वैसे आप भी ट्राई करो, आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, डोंट वरी। तो खनिजों की भौतिक विशेषता, देखो खनिज जो होते हैं उसका बाहरी जो भौतिक आवरण होता है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे कि आपकी फिजिकल भौतिक विशेषताएं, आपकी अगर मैं भौतिक विशेषताएं बताऊं तो आपके भाई 2 आँख है, आपके 2 कान है, आपका रंग ऐसा है, आपके बाल ऐसे हैं, ये सब क्या है? भौतिक विशेषताएं जो अपने को बाहर से दिख रही है।
है। तो ऐसे ही अपन खनिजों की भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे। तो भौतिक विशेषताओं में पहला तो आता है क्रिस्टल का बाहरी रूप, यानी जो खनिज होता है उसका बाहरी रूप कैसा होता है। देखिए जो खनिज बनता है वो किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बनता है। अब जिस प्रकार का क्रिस्टल का रूप होगा उसी प्रकार उस खनिज का रूप होगा, यानी कि ये जो क्रिस्टल्स है, अनेक जो तत्व है वो मिलकर एक खनिज को रूप दे रहे हैं। तो उन रूप देते समय वो घनाकार भी बना सकते हैं उसे, यानी कि घन के आकार क्या बना सकते हैं, षटभुजाकार भी बना, 6 भुजाओं वाली आकृति भी उसे दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृति उसे दे, आयत की आकृति दे सकते हैं, वृत्त की आकृति दे सकते हैं, यानी कि उसका बाहरी रूप घनाकार भी हो सकता है, षटभुजाकार भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की आकृति ले सकता है। दूसरा अपन देखते हैं विदलन। विदलन क्या होता है दोस्तों, खनिजों में एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। देखिए जैसे मान लीजिए खनिज आपको यहाँ पे ये कोई आपका खनिज का टुकड़ा है ना, या कोई मेटल या पदार्थ का टुकड़ा है या सेल का टुकड़ा है। इस चट्टान में एक निश्चित दिशा में, जैसे यहाँ पर एक निश्चित दिशा में इस तरीके से ये जो हिस्सा है ये टूट गया है ना, तो एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाती है, विदलन कहलाती है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से किसी ने कारीगरी करके और बिल्कुल फ्रेश तरीके से इसको हटा लिया यहाँ से, तो ये क्या होता है, विदलन होता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में खनिजों के टूटने की प्रवृत्ति। इसका अपोजिट मान लेते हैं अपन विभंजन। विभंजन क्या होता है, इसमें अणुओं का कोई आधार तल नहीं होता। जो न्यूक्लियस होते हैं, अणु होते हैं, उनका कोई आधार तल नहीं होता, इसलिए टूटने की प्रवृत्ति की कोई दिशा नहीं होती, अनियमित तरीके से टूट जाता है, यानी कि एक तरीके से दरारें पड़ जाती है। इस तरीके से आपने देखा होंगे चट्टानें इस तरीके से टूटती है, तो वो क्या होता है, विभंजन होता है। विभंजन क्यों होता है, क्योंकि उस प्रकार की चट्टानों में जो अणु है ना, उन अणु का कोई आधार तल नहीं है, तो वो इस तरीके से क्रैक हो रहे हैं। क्लियर है। फिर आगे आता है चमक। बिना रंग के खनिजों की एक विशेष चमक होती है, शाइनिंग होती है, जैसे कि गोल्ड है, सोना है, वो चमकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज है, वो अपनी एक विशेष शाइनिंग रखते हैं। हीरा देखा आपने, हीरा किस तरीके से आंखों में ओंझल पटक देता है ना, किस तरीके से लड़कियां पहनती है ना, रिंग पहनती है महिलाएं, या फिर पता नहीं नेकलेस वगैरह जो भी चीज़ें होती है उनके पहनने के जो आभूषण होते हैं, उनमें छोटे छोटे जो डायमंड तरीके से, या अपन मेटल कह सकते हैं, कांच कह सकते हैं, वो लगा देते हैं। तो फिर वो क्या होता है, जैसे ही धूप पड़ती है वो चमक डालते हैं। तो इस तरीके से जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी एक विशेष चमक होती है बिना रंग के, है ना। दूसरा रंग भी होता है खनिजों में, एक अपना स्वयं का रंग होता है खनिजों में, यानी उन्हें रंगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका एक विशेष स्वयं का रंग होता है ना। धारियाँ, खनिजों के ऊपर धारियाँ भी बनाई जाती है। अब इस धारी को आप ऐसे समझो, खनिजों के ऊपर धारियाँ बनी होती है। आपकी बुक में देखा कि कुछ खनिज ऐसा होता है जिनके ऊपर धारियाँ बनी होती है, और उस जो खनिज है उसी रंग की उस पर धारियाँ बनी होती है, जबकि दूसरी कई खनिज होते हैं जिनका रंग अलग होता है, जबकि उस पर बनी हुई धारियाँ अलग होती है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप किसी चीज़ से, किसी खनिज को लेकर अगर धारी बना रहे हो, है ना, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें जो कलर छोड़ रहा है वही क्या है, धारी है। क्लियर है। पारदर्शिता, यानी कि खनिजों के आर पार दिखाई देना। आर पार दिखाई देने के आधार पर भी खनिजों का भौतिक विशेषताएं होती, तो इसके आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं, कुछ खनिज परभासी होते हैं, और कुछ अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी खनिज कौन से होते हैं, ऐसे खनिज जिनमें अपन आर पार आसानी से प्रकाश पहुंच जाता है, यानी कि आसानी से हम उसमें देख सकते हैं, या प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। दूसरा परभासी, इसमें प्रकाश तो दिखता जाता है, लेकिन अपन उस वस्तु को आसानी से देख नहीं पाते, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देता है। यानी कि अगर अपन देखेंगे कोई पदार्थ है, तो कोई मेटल है या कोई मिनरल्स है जिसमें इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, लेकिन जब इस धातु में, इस खनिज में जब अपन देखते हैं तो अपने को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कौन सा होता है, परभासी होता है। और अपारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश बिल्कुल जाता भी नहीं हो, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो कौन सा होता है, अपारदर्शी। अच्छा, बात करते हैं संरचना की। दोस्तों इनकी संरचना जो होती है वो क्या होती है, एक से अधिक तत्वों से बनी हुई होती है। इनकी संरचना प्रत्येक क्रिस्टल में अलग अलग तरीके की इनकी विशेष व्यवस्था होती है। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है महीन क्रिस्टलीय जो अणु है उनसे इसकी संरचना बनी हो, या मोटे आकार वाले कणों के से ये खनिज बने हो, यानी कि इनकी संरचना में भी डिफरेंस पाया जाता है। कुछ खनिज महीन कणों के आकार के होते हैं, जबकि कुछ खनिज मोटे कणों के क्रिस्टल से बने होते हैं। आगे आता है कठोरता, खनिजों की कठोरता, यानी कि खनिज कितने कठोर है या मुलायम है। कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं कि अगर आप उस खनिज को लेके अपने नाखून से ऐसे इस तरीके से उन्हें खुचरोगे, है ना, तो वो क्या होगा, उस खनिज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और कुछ खनिज इतने कठोर भी होते हैं कि अगर आप उन्हें कुरेदते हो नाखून से, तो क्या होगा कि आपके नाखून का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ खनिज तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा
कोमल होते हैं यानी मुलायम होते हैं, और कुछ खनिज बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। तो देखिए कुछ खनिज जैसे कि टैल्क, ये सबसे मुलायम होता है, सबसे कमज़ोर होता है, सबसे कोमल होता है टैल्क, जिसे अपन आसानी से अंगुली से इस तरीके से कुरेद सकते हैं। उसके बाद में जिप्सम आता है, फिर उसके बाद में केसाल्ट आता है, केसाइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेस्फोर, क्वार्टर्ज, टोपोज, कॉर्डम और हीरा। तो सबसे कठोर कौन सा हो गया दोस्तों? हीरा। हीरा आसानी से जल्दी से उसे कुरेदा नहीं जा सकता, और सबसे कठोर श्रेणी के खनिजों में रखा गया है हीरा को, जबकि सबसे कमज़ोर कौन सा? टैल्क। ये दोस्तों मैंने क्रम से लिखा है, आपकी बुक में भी क्रम से लिखा हुआ है, यानी कि सबसे कमज़ोर ये, फिर उससे थोड़ा सा मजबूत ये, फिर उससे मजबूत ये, फिर इससे मजबूत ये, इस तरीके से 10 खनिजों की एक श्रेणी बना दी गई है ना। तो ये कठोरता के आधार पर बनाई गई है, और इसी में ये बताया गया है कि अगर आप अपने नाखून की कठोरता मानते हैं तो नाखून की 2.5 होती है, और चाकू की नोक की मानते हैं, चाकू की नोक की आपकी 5 होती है, यानी कि लगभग यहाँ पर नाखून, यहाँ तक के पहले वाले खनिजों को नाखून आसानी से कुरेद सकता है। और फिर अगर 5 वाले देखें तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक के जो खनिज है, इनको चाकू की नोक से भी कुरेदा जा सकता है। आगे चलते हैं अपेक्षित भार। अपेक्षित भार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपेक्षित भार होता है कि जो खनिज है उसका भार और उस खनिज के आयतन के बराबर के आयतन के पानी का भार। नहीं समझे? यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये खनिज है ना, और इस खनिज का जो भार है ये दूसरा इतने ही आयतन का जो पानी होगा, इतना ही आयतन का जो पानी होगा, उस पानी का भार, ये क्या होता है? अपेक्षित भार होता है। इन दोनों के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षित भार अनुपात। देखो दोबारा से समझो, किसी खनिज का, किसी पदार्थ का भार दूसरा उतने ही आयतन के पानी का भार, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षिक भार कहते हैं। अच्छा, इसमें ये दिया गया है कि अपेक्षिक भार निकालने के लिए क्या किया जाता है? पहले इस पदार्थ को क्या करें? हवा में तोले, है ना, हवा में यानी कि बाहर तोले, फिर इसके बाद में इस पदार्थ को पानी में तोले, और फिर जो तोलने पर दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उस अंतराल से भाग दे दे किसमें? हवा में तोले हुए जो भार है उसमें उसका भाग दे दे। दोबारा से बताता हूँ कैसे बता रखा है अपेक्षित भार कैसे निकालते हैं। पहले अपने पदार्थ को कहाँ तोले? हवा में। कहाँ पर तोले? हवा में। दूसरा अपने तोले कहाँ पर? पानी में। अच्छा, हवा में तोला तो अपने 20 kg निकला, और जब पानी में तोला तो क्या होगा? इसमें जो भार है वो 10 kg हो गया। मान लेते हैं उदाहरण के लिए, है ना, तो 10 kg और 20 kg, क्योंकि पानी में ग्रेविटी जो है फोर्स वो कम काम करेगी ना, तो यहाँ पे पानी का जो है डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी की, तो वो भार जो है वो कम आएगा यहाँ पर। तो दोनों में अंतराल कितना हो गया? 10 kg का हो गया। 10 kg का हो गया अंतराल। अब 10 kg के अंतराल में इसलिए बता रहा है कि जो हवा में तोले गए भार है इसमें इसका भाग दे दो, यानी कि डिवाइड बाई 10। तो क्या आ जाएगा? 2, यानी अपेक्षिक भार क्या आएगा? इसमें 2 आएगा। किसी भी पदार्थ का इस तरीके से अपेक्षिक भार निकाला जाता है, और ये अपेक्षिक भार जो है वो डेंसिटी को प्रभावित करता है, यानी जितनी जिसकी डेंसिटी होगी उसकी ग्रेविटी फोर्स उतनी ही होगी, यानी जिसका जितना घनत्व होगा उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर उनको गिराया जाए तो अधिक डेंसिटी वाला पदार्थ जल्दी से गिरता है और कम डेंसिटी वाला पदार्थ धीरे से गिरता है, मतलब उस टाइम लेता है गिरने में। ओके दोस्तों, तो ये अपने पढ़ा खनिजों के बारे में। अब खनिजों की विस्तृत जानकारी ले ली अपन ने जो 11th क्लास में थी वो। अच्छा, पूरी जानकारी नहीं ली है, वो अपने काम की भी नहीं है। जब अपन 11th क्लास का मैटर पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास तक की जानकारी अपन ने ले ली है जो खनिजों से रिलेटेड थी। अब आगे वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेलों के बारे में। सेलों की जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और जो चेंज यानी कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें